हमारे देश में स्कॉचिंग डेजर्ट्स हैं तो दूसरी तरफ वाओ लश ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी। हाँ बिल्कुल। और क्या आपने सोचा है कि सी लेवल राइज से पूरे के पूरे आइलैंड नेशंस पानी में डूब सकते हैं लिटरली। ये एक रियल थ्रेट है एक्चुअली। आज हम कुछ ऐसे ही क्रिटिकल एनवायरमेंटल टॉपिक्स पर एक गहरी नजर डालेंगे जो सोर्सेज हमें मिले हैं उनके बेसिस पर। राइट, एक डीप डाइव बेसिकली। तो आज की हमारी डिस्कशन में हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे। पहले, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन इतनी डाइवर्स क्यों है और रेन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टेटस देखेंगे और उनका क्लाइमेट चेंज पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग का कोरल लाइफ सिस्टम्स पर असर एग्जाम्पल्स के साथ। बहुत क्रिटिकल टॉपिक है ये। नेक्स्ट, मैंग्रोव्स क्यों डिप्लीट हो रहे हैं और कोस्टल इकोलॉजी के लिए वो कितने जरूरी हैं। उनकी वैल्यू ऑफ्टन अंडर एस्टिमेट की जाती है। फिर क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज से आइलैंड नेशंस के एग्जिस्टेंस पर जो खतरा है उस पर बात करेंगे। एग्जिस्टेंशियल थ्रेट लिटरली। इसके बाद ट्रॉपिकल कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी पर क्लाइमेट चेंज के कॉन्सिक्वेंसेस। हाँ, ये सीधा लोगों की लाइफ से जुड़ा है। और आखिर में समझेंगे कि डिजर्टिफिकेशन प्रोसेस की कोई क्लाइमेट बाउंड्रीज क्यों नहीं होती हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता और वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभयारण्यों का महत्व। GS1 2023। शुरू करते हैं इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन से। बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी है यहाँ। हिमालयाज के ठंडे अल्पाइन मेडोज से लेकर वेस्टर्न घाट्स और अंडमान के गर्म ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तक। आखिर इस डाइवर्सिटी के पीछे फैक्टर्स क्या हैं? हाँ, ये डाइवर्सिटी कमाल की है और इसके पीछे कई फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। सबसे पहले तो है क्लाइमेटिक वेरिएशन, मतलब क्लाइमेट में कितना डिफरेंस है। जैसे कि आप देखिए, टेम्परेचर रेंजेस देखिए। लद्दाख में सब जीरो टेम्परेचर्स हैं तो सेंट्रल इंडिया में कभी कभी 40-45 डिग्रीज तक। ह्यूज डिफरेंस, राइट। और रेनफॉल भी। राजस्थान में 100 सेंटीमीटर से भी कम एनुअल रेनफॉल है तो मौसिनराम मेघालय में वर्ल्ड रिकॉर्ड 1000 सेंटीमीटर से भी ऊपर। वाओ। इसी का रिजल्ट है कि वेस्टर्न घाट्स में जहां 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है वहां आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट्स मिलेंगे, और राजस्थान में जहां 50 सेंटीमीटर से कम है वहां थॉर्न फॉरेस्ट। सिंपल कनेक्शन है। ओके, क्लाइमेट एक मेजर ड्राइवर है। और क्या है? फिर आती है टोपोग्राफी, यानी जमीन की बनावट। एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई, और स्लोप यानी ढलान। ये दोनों टेम्परेचर और जमीन में कितनी मॉइस्चर रिटेन होगी उसको अफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल दे सकती हैं? बिल्कुल। हिमालयज में 3000 मीटर से ऊपर जाइए तो अल्पाइन वेजिटेशन मिलेगी, घास के मैदान टाइप। और लोअर स्लोप्स पर मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट मिल सकते हैं। तो एल्टीट्यूड ने टाइप बदल दिया। गॉट इट। और सॉइल का क्या रोल है? सॉइल टाइप भी इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सॉइल टाइप्स अलग अलग वेजिटेशन को सपोर्ट करती हैं। जैसे गैंजेटिक प्लेन्स की जो अलुवियल सॉइल्स हैं काफी फर्टाइल, वहां डिसिडुअस फॉरेस्ट कॉमन है। डेक्कन प्लेटो की ब्लैक सॉइल्स पर आपको स्क्रब या ग्रासलैंड ज्यादा मिलेगा, और वेस्टर्न घाट्स की लैटेराइट सॉइल्स पर एवरग्रीन वेजिटेशन। इंटरेस्टिंग। तो क्लाइमेट, टोपोग्राफी, सॉइल और कुछ का दो और है। एक है लैटिट्यूड। इंडिया की जो ट्रॉपिकल पोजीशन है उससे वेरिड फोटो पीरियड्स मिलते हैं, मतलब दिन की लेंथ अलग अलग होती है थ्रू आउट द ईयर। ये प्लांट ग्रोथ और लीफ फॉल को इन्फ्लुएंस करता है। ओके। और लास्ट बट डेफिनेटली नॉट लीस्ट है ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, इन सब ने नेचुरल वेजिटेशन को एक्सटेंसिवली मॉडिफाई किया है। कई जगह ओरिजिनल फॉरेस्ट चले गए हैं और अब सेकेंडरी ग्रोथ या डिग्रेडेड फॉरेस्ट्स हैं। तो ये सब फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। एग्जैक्टली। व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज इन सब फैक्टर्स का कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शन। कोई एक फैक्टर आइसोलेटेड नहीं है, सब मिलकर इंडिया की ये रिच वेजिटेशन डाइवर्सिटी क्रिएट करते हैं। राइट। और इन्हीं डाइवर्स इकोसिस्टम्स में, खासकर रेन फॉरेस्ट्स में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की क्या सिग्निफिकेंस है? क्यों जरूरी है ये? बहुत बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है। रेन फॉरेस्ट रीजन्स जैसे वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये बेसिकली बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। मतलब यहाँ स्पीशीज की कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और कई तो एंडेमिक है जो सिर्फ वहीं मिलती हैं। अच्छा। तो इन एरियाज में सैंक्चुरीज क्रिटिकल रोल प्ले करती हैं। पहला, प्रिजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैसे केरला में साइलेंट वैली है या अरुणाचल में नामदाफा। ये सैंक्चुरीज एंडेमिक और एंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रोटेक्ट करती हैं। साइलेंट वैली में लायन टेल्ड मकाक मिलता है, नामदाफा में ह्यूलॉक गिबन। ये उनके लास्ट रेफ्यूज हैं। ओके, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। और दूसरा, क्लाइमेट रेगुलेशन। ये फॉरेस्ट्स बड़े कार्बन सिंक्स हैं, CO2 एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस ये लोकल माइक्रो क्लाइमेट्स को मेंटेन करते हैं और मॉनसून पैटर्न्स को भी रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। क्लाइमेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, वाटर साइकिल एंड सॉइल कंजर्वेशन। घने जंगल पानी को जमीन में सीप करने देते हैं, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाते हैं। इससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है और हिली एरियाज में सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। इंपॉर्टेंट है ना? बहुत इंपॉर्टेंट। फिर लाइवलीहुड एंड सस्टेनेंस भी।
कई इंडिजिनस कम्युनिटीज जैसे वेस्टर्न घाट्स के कोरागाज या अरुणाचल के चकमास नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस NTFP पर डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। सैंक्चुरीज इन रिसोर्सेज को सस्टेनेबल यूज के लिए मैनेज करने में हेल्प करती हैं। लोकल कम्युनिटीज के लिए भी वैल्यू है। हाँ, और रिसर्च एंड इको टूरिज्म के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हब्स हैं। साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। ओके। और फाइनली इनका कल्चरल एंड इंडिजिनस वैल्यू भी है। कुछ फॉरेस्ट्स इंडिजिनस रिलीजन्स और कल्चर्स का इंटीग्रल पार्ट है, जैसे केरला में कावूज होते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स। सेक्रेड ग्रोव्स, राइट? तो अगर हम इसको बिगर पिक्चर से कनेक्ट करें, ये सैंक्चुरी सिर्फ बायोडाइवर्सिटी के लिए नहीं, क्लाइमेट रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए भी एब्सोल्युटली एसेंशियल है। भारत के वन संसाधनों की स्थिति और जलवायु परिवर्तन पर इसका परिणामी प्रभाव GS1 2020। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज के करंट स्टेटस पर नजर डालते हैं। ISFR 2023 रिपोर्ट कहती है कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर थोड़ा बढ़ा है, लगभग 1455 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज। लेकिन क्या ये पूरी स्टोरी है? क्या सब कुछ ठीक है? और इसका क्लाइमेट चेंज से क्या कनेक्शन है? हाँ, ये इंक्रीज वाली हेडलाइन थोड़ी न्यूआंस्ड है। स्टेटस थोड़ा मिक्स्ड है एक्चुअली। अच्छा। ओवरऑल थोड़ा इंक्रीज जरूर है नेशनल लेवल पर, लेकिन अगर हम स्टेट्स के लेवल पर देखें तो पिक्चर थोड़ी अलग दिखती है। अच्छा, कैसे? कुछ स्टेट्स में कवर बढ़ा है, जैसे सोर्स में मेंशन है छत्तीसगढ़ में 684 स्क्वायर किलोमीटर का इंक्रीज हुआ, ये पॉजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्टेट्स में कवर घटा भी है, जैसे मध्य प्रदेश में 612 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा की कमी रिपोर्ट हुई है। ओह, तो नेट इंक्रीज के पीछे स्टेट लेवल वेरिएशंस हैं। एग्जैक्टली। और सरकार ने इस पर कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी जो फार्मलैंड्स पर ट्रीज प्रमोट करती है, फिर ग्रीन इंडिया मिशन है जो इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर फोकस्ड है, वन धन योजना है ट्राइबल लाइवलीहुड्स के लिए, और फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट स्कीम भी है। एफर्ट्स तो हो रहे हैं। राइट, तो इन फॉरेस्ट का क्लाइमेट चेंज पर इम्पैक्ट कैसा है? पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होंगे ना? बिल्कुल, दोनों तरफ के इम्पैक्ट्स हैं। पहले पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देखते हैं। फॉरेस्ट, जैसे हमने पहले भी बात की, इंपॉर्टेंट कार्बन सिंक्स हैं, वो एटमॉस्फेयर से CO2 अब्सॉर्ब करते हैं। हाँ? ये इंडिया को अपने अपडेटेड NDCs यानी नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस अचीव करने में हेल्प करते हैं। जैसे इंडिया का टारगेट है 2030 तक 2005 लेवल से 45% एमिशन इंटेंसिटी कम करना, या फिर 50% इलेक्ट्रिक पावर नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से जनरेट करना। फॉरेस्ट्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ओके, NDCs अचीव करने में मदद करते हैं। हाँ, प्लस फॉरेस्ट कवर बढ़ने से बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन और लोकल क्लाइमेट रेगुलेशन में भी हेल्प मिलती है। ये को बेनिफिट्स हैं। मेक सेंस। लेकिन नेगेटिव साइड क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी सिग्निफिकेंट हैं। डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन अभी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। सोर्स के मुताबिक 2023 में 1,34,000 हेक्टेयर्स नेचुरल फॉरेस्ट का लॉस हुआ। वाओ, 1,34,000 हेक्टेयर्स एक साल में। हाँ, और इससे लगभग 81.9 मिलियन टन CO2 एमिशंस रिलीज हुई। ये सिर्फ एक साल का फिगर है। अगर हम 2001 से 2023 का एवरेज एनुअल एमिशन देखें तो वो 52.3 मिलियन टन CO2 इक्विवेलेंट है। ये तो काफी ज्यादा एमिशंस हैं डिफॉरेस्टेशन से। बिल्कुल, और इंडिया की ओवरऑल एमिशंस भी बढ़ रही हैं। 2024 में 4.6% इंक्रीज का एस्टिमेट था, जो ग्लोबल एमिशंस को लगभग 8% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये एक चैलेंज है। तो एक तरफ कवर बढ़ाने की कोशिश, दूसरी तरफ डिफॉरेस्टेशन से एमिशंस भी। करेक्ट। दिस रेजेस एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेवलपमेंट की नीड्स और कंजर्वेशन के बीच बैलेंस कैसे बनाएं? इस डायरेक्शन में कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे REDD+, रिड्यूसिंग इमिशंस फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट JFM, जिसमें लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, पर चैलेंज बड़ा है। प्रवाल जीवन प्रणाली पर ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव का आकलन उदाहरण सहित करें। GS1 2019। ओके, फॉरेस्ट से अब समुद्र की तरफ चलते हैं। कॉरल्स कितने ब्यूटीफुल होते हैं ये इकोसिस्टम्स। लेकिन अप्रैल 2024 में NOAA और ICRI ने 4th ग्लोबल कॉरल ब्लीचिंग इवेंट कंफर्म किया है। ये तो काफी अलार्मिंग है। ये ग्लोबल वार्मिंग और कॉरल्स का कनेक्शन क्या है? हियर्स वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग एंड वरिंग। हाँ, ये बहुत ही कंसर्निंग डेवलपमेंट है। ग्लोबल वार्मिंग का कॉरल्स पर डायरेक्ट और डेविस्टेटिंग इम्पैक्ट है। इसके दो मेन फिजिकल इफेक्ट्स हैं। ओके। पहला है कोरल ब्लीचिंग। जब ओशन का टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल्स स्ट्रेस में आ जाते हैं। वो अपने टिश्यूज में रहने वाले टाइनी एल्जी, जिन्हें ज़ूगज़ैंथेले कहते हैं, उनको एक्सपेल कर देते हैं। ये एल्जी उन्हें फूड और कलर देते हैं। जब ये चले जाते हैं तो कोरल का स्केलेटन दिखने लगता है, वो वाइट हो जाते हैं। इसी को ब्लीचिंग कहते हैं। तो बेसिकली वो भूखे हो जाते हैं और रंग खो देते हैं। एग्जैक्टली। और अगर टेम्परेचर ज्यादा टाइम तक हाई रहे तो वो मर भी सकते हैं। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट है ओशन एसिडिफिकेशन। एटमॉस्फेयर में CO2 बढ़ने से ओशंस उसे अब्सॉर्ब करते हैं। इससे पानी का pH लेवल कम होता है, यानी वो मोर एसिडिक हो जाता है। राइट। इस एसिडिक वाटर में कोरल्स के लिए अपना कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, स्ट्रक्चर वीक हो जाता है। रीसेंट सर्वेस के मुताबिक इंडिया में पिछले डिकेड में क्लाइमेट चेंज और ओवरफिशिंग जैसे फैक्टर्स से 20-25% कोरल कवर डिक्लाइन हुआ है।
20-25% डिक्लाइन, और ये ग्लोबली हो रहा है या कुछ रीजन ज्यादा अफेक्टेड हैं? ये ग्लोबल फेनोमिनन है, लेकिन रीजनल इम्पैक्ट्स वेरी करते हैं। इंडियन ओशन रीजन में जैसे टंजानिया, केन्या, सीशेल्स, वहाँ और वेस्टर्न इंडोनेशिया में सिवियर ब्लीचिंग रिपोर्ट हुई है। इंडिया में भी अंडमान निकोबार और गल्फ ऑफ कच्छ के 50% से ज्यादा रीफ्स ब्लीचिंग से अफेक्ट हुए हैं, ऐसा सोर्स बताता है। 50% से ज्यादा? हाँ, और लक्षद्वीप द्वीप के लिए NCSCM रिसर्च कहती है कि वहाँ की 90% कोरल स्पीशीज थर्मल स्ट्रेस के हाई रिस्क में है। 90%। ओह माय गॉड। और जब कोरल्स इतने बड़े स्केल पर अफेक्ट होते हैं तो पूरे मरीन इकोसिस्टम पर क्या इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं? बहुत सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला तो बायोडाइवर्सिटी लॉस। कोरल रीफ्स को रेन फॉरेस्ट ऑफ द सी कहा जाता है। वो हजारों मरीन स्पीशीज को सपोर्ट करते हैं। जब रीफ्स डिग्रेड होते हैं तो रीफ डिपेंडेंट फिश, स्पंजेस, जायंट क्लैम्स ये सब कम हो जाते हैं। हैबिटेट लॉस हो जाता है उनके लिए। बिल्कुल। दूसरा, इकोसिस्टम डिस्ट्रप्शन। रीफ्स कॉम्प्लेक्स फूड वेब्स का बेस होते हैं, उनके डैमेज होने से पूरी फूड चेन डिस्ट्रप्ट हो सकती है। तीसरा, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। ये बहुत सारी मरीन स्पीशीज के लिए क्रिटिकल ब्रीडिंग और नर्सरी ग्राउंड्स होते हैं, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। व्हाट्स फैसिनेटिंग इन अ स्कैरी वे इज ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट है। एक चीज दूसरी को ट्रिगर करती है और पूरा मरीन इकोसिस्टम हिल जाता है। ये तो काफी ग्रिम पिक्चर है। इसको रोकने या कम करने के लिए कुछ किया जा रहा है? एनी कंजर्वेशन मेजर्स? हाँ, एफर्ट्स जारी हैं, लेकिन चैलेंज बहुत बड़ा है। कंजर्वेशन मेजर्स में लीगल फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे इंडिया में कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ नोटिफिकेशन 2019 है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, जिसके अंडर कोरल्स प्रोटेक्टेड है। ओके, लीगल प्रोटेक्शन है। हाँ, मेजर रीफ एरियाज को मरीन प्रोटेक्टेड जोन्स डिक्लेयर किया गया है। नेशनल कोस्टल मिशन प्रोग्राम के अंडर रेस्टोरेशन और मॉनिटरिंग पर भी फोकस है। ग्लोबली भी एफर्ट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ मरीन पार्क एक बड़ा एग्जाम्पल है, और इंडिया में भी लोकल लेवल पर कोरल रेस्टोरेशन प्रोग्राम्स चल रहे हैं। रेस्टोरेशन पॉसिबल है? कुछ हद तक पॉसिबल है, स्पेशली रिजिलियंट स्पीशीज के साथ, लेकिन ये स्मॉल स्केल पर होता है और बहुत कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है। असली सोल्यूशन तो रूट कॉज को एड्रेस करना है। ग्लोबल वार्मिंग, अर्जेंट ग्लोबल एक्शन की सख्त जरूरत है ग्रीन हाउस गैस इमिशंस को ड्रास्टिकली कट करने के लिए, वरना ये वाइटल इकोसिस्टम शायद हम खो देंगे। मैंग्रोव के क्षरण के कारणों पर चर्चा करें और तटीय पारिस्थितिकी को बनाए रखने में उनके महत्व की व्याख्या करें। GS1 2019। कोरल्स के बाद अब बात करते हैं मैंग्रोव्स की। ये हमारे कोस्टलाइंस के गार्डियंस हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन इन पर भी काफी प्रेशर है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के अनुसार इंडिया का मैंग्रोव कवर सिर्फ 4,991.68 स्क्वायर किलोमीटर है। ये देश के टोटल एरिया का सिर्फ 0.15% है। ये इतने कम क्यों है, और जो है वो भी डिप्लीट क्यों हो रहे हैं? हाँ, मैंग्रोव कवर काफी कम है परसेंटेज वाइज, और उनके डिप्लीशन के पीछे ह्यूमन और नेचुरल दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं। ओके। सबसे बड़ा फैक्टर है रैपिड कोस्टल अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पोर्ट्स, रोड्स, टूरिज्म फैसिलिटीज, इन सब के लिए मैंग्रोव एरियाज को क्लियर किया जा रहा है। सागरमाला प्रोग्राम का एग्जाम्पल सोर्स में दिया गया है। डेवलपमेंट प्रेशर है बहुत ज्यादा। दूसरा, कमर्शियल फिशिंग और खासकर श्रिम्प फार्म्स के लिए कन्वर्जन। मैंग्रोव फॉरेस्ट को काटकर एक्वाकल्चर पॉन्ड्स बना दिए जाते हैं, ये भी एक मेजर रीजन है। श्रिम्प फार्मिंग, राइट। तीसरा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। फैक्ट्री से जो अनट्रीटेड वेस्ट आता है वो इनकी हेल्थ को डैमेज करता है। और चौथा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। टिम्बर के लिए, फ्यूल वुड के लिए इनको काटा जाता है। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स हुए। नेचुरल फैक्टर्स क्या है? नेचुरल फैक्टर्स में सबसे बड़ा है क्लाइमेट चेंज। इससे सी लेवल्स राइज हो रहे हैं जो मैंग्रोव्स को ड्राउन कर सकते हैं या उनकी सॉइल सैलिनिटी बढ़ा सकते हैं। रेनफॉल पैटर्न्स में चेंजेस भी उनकी सर्वाइवल को अफेक्ट करते हैं। सी लेवल राइज डायरेक्टली अफेक्ट करता है। हाँ, फिर है कोस्टल इरोजन, जो ह्यूमन एक्टिविटी से एक्सेलरेट हो जाती है। और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे साइक्लोन्स, स्टॉर्म्स, ये भी मैंग्रोव्स को फिजिकली डैमेज करते हैं। तो काफी सारे प्रेशर्स हैं इन पर। अब इनकी इंपॉर्टेंस क्या है कोस्टल इकोलॉजी के लिए? व्हाई शुड वी केयर इतना? इनका 0.15% कवर इतना सिग्निफिकेंट क्यों है? ये 0.15% कवर डिस्प्रोपोर्शनेटली इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव्स इनक्रेडिबली वैल्यूएबल हैं कोस्टल इकोसिस्टम्स के लिए। पहले एनवायरमेंटल बेनिफिट्स देखते हैं। ओके। ये नेचुरल बैरियर्स या बायोशील्ड्स की तरह काम करते हैं। कोस्टलाइंस को स्टॉर्म्स, सुनामीज, साइक्लोन्स के इम्पैक्ट से बचाते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि मैंग्रोव बेल्ट्स स्टॉर्म सर्ज की हाइट कम कर सकते हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैसिव प्रोटेक्शन। ये दूसरा, ये हाईली एफिशिएंट कार्बन सिंक्स हैं। सोर्स कहता है कि ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट से 3 से 5 गुना ज्यादा कार्बन स्टोर कर सकते हैं अपनी सॉइल और बायोमास में। तो क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन में इंपॉर्टेंट रोल है। 3 से 5 गुना ज्यादा कार्बन। वाह। हाँ, और तीसरा, ये बहुत सारी मरीन स्पीशीज के लिए क्रिटिकल ब्रीडिंग और नर्सरी ग्राउंड्स प्रोवाइड करते हैं। फिश, क्रैब्स, श्रिम्प्स, उनकी लाइफ साइकिल मैंग्रोव्स पर डिपेंड करती है। तो फिशरीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा। अब आते हैं इकोनॉमिक वैल्यू पर।
स्टडीज एस्टिमेट करती हैं कि इनका इकोनॉमिक बेनिफिट $1985 से $72,008 पर हेक्टेयर पर ईयर तक हो सकता है। दैट्स अ ह्यूज रेंज बट सिग्निफिकेंट वैल्यू। हाँ, ये कोस्टल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करते हैं। फिशिंग, हनी कलेक्शन, मैंग्रोव हनी फेमस है, इको टूरिज्म, ये सब लोकल कम्युनिटीज के लिए इनकम जनरेट करते हैं। राइट, सरकार कुछ कर रही है इनको बचाने के लिए? हाँ, कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स हैं। एक मेजर इनिशिएटिव है मिष्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। इसका एम लगभग 540 स्क्वायर किलोमीटर मैंग्रोव्स को रिस्टोर या अफॉरेस्ट करना है अक्रॉस सेवरल स्टेट्स। मिष्टी इनिशिएटिव। हाँ, इसे एमजीआना रीजीएस और कैंपा फंड से भी इंटीग्रेट किया जा रहा है फॉर कन्वर्जेंस। 24-25 बजट में 17.96 करोड़ रुपए एलोकेट भी किए गए इसके लिए। तो एफर्ट्स हैं। इफ वी कनेक्ट दिस, मैंग्रोव्स को बचाना मतलब कोस्ट को बचाना, बायोडाइवर्सिटी को बचाना, लोकल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करना और क्लाइमेट चेंज से लड़ना, सब इंटरकनेक्टेड है। जलवायु परिवर्तन और समुद्र स्तर में वृद्धि कई द्वीपीय राष्ट्रों के अस्तित्व को कैसे प्रभावित कर रही है, उदाहरण सहित चर्चा करें। GS1 2025। अब एक बहुत ही सोबरिंग टॉपिक पर आते हैं, क्लाइमेट चेंज और सी लेवल राइज। नासा डेटा कहता है कि पैसिफिक आइलैंड्स में अगले 30 साल में 15 cm सी लेवल राइज हो सकता है। ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके वजूद का सवाल है। कैसे अफेक्ट हो रहे हैं ये नेशंस? लेट्स अनपैक दिस। ये काफी सीरियस है। हाँ, ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है सीड्स के लिए। थ्रेट कई लेवल्स पर है। पहले फिजिकल थ्रेट्स देखते हैं, जिसमें सी लेवल राइज इम्पैक्ट सबसे प्रोमिनेंट है। ओके। कुछ एग्जांपल्स देखिए। टुवालू एक पैसिफिक नेशन है। अगर ग्लोबल वार्मिंग 3 डिग्री तक पहुंचती है तो प्रोजेक्शंस के मुताबिक 2100 तक 72 सेंटीमीटर सी लेवल राइज हो सकता है। इससे ये पूरा देश सबमर्ज हो सकता है। पूरा देश? हाँ, मालदीव्स का 80% लैंड एरिया समुद्र तल से 1 मीटर से भी कम ऊंचा है। इमेजिन कीजिए वल्नरेबिलिटी। मार्शल आइलैंड्स में किंग टाइड्स, जो एबनॉर्मली हाई टाइड्स होती हैं, अब रेगुलरली घरों और सड़कों में घुस जाती हैं। किरिबाती के 2 अनइनहैबिटेड आइलैंड्स ऑलरेडी पानी में गायब हो चुके हैं। हाँ, और सोलोमन आइलैंड्स के 5 रीफ आइलैंड्स भी राइजिंग सीज और इरोजन से वैनिश हो गए हैं। ये अब एब्स्ट्रैक्ट फ्यूचर थ्रेट नहीं है, ये भी हो रहा है। राइट, और इसके साथ कोस्टल इरोजन भी तो हो रहा होगा। बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ में कोस्टल इरोजन एंड लैंड लॉस भी मेजर इशू है। सी लेवल राइज के साथ स्टॉर्म सर्जेस और वेव्स इनलैंड रीच करती हैं, जिससे कोस्ट इरोड होता है। एग्जांपल्स हैं इसके? कई हैं। पापुआ न्यू गिनी के कार्टरेट आइलैंड से पहले क्लाइमेट रेफ्यूजीज 2005 में ही रिलोकेट किए गए थे। इंडिया का अपना घोरामारा आइलैंड वेस्ट बंगाल में 1969 से 75% लैंड मास खो चुका है ड्यू टू इरोजन एंड सी लेवल राइज। 75% लैंड मास लॉस्ट। हाँ, लुइसियाना यूएस के आइल द जॉन चार्ल्स के नेटिव अमेरिकन रेजिडेंट्स को 2016 में गवर्नमेंट फंडिंग से रिलोकेट किया गया। सोलोमन आइलैंड्स के तारो आइलैंड की प्रोविंशियल कैपिटल को इनलैंड शिफ्ट किया जा रहा है। अलास्का की शिशमरीफ कम्युनिटी ने भी वोट किया है रिलोकेट करने के लिए। तो ये डिस्प्लेसमेंट रियल है। फिजिकल डैमेज के अलावा लोगों और इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है? बहुत गहरा असर है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स की बात करें तो पहला है पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट। हमने एग्जाम्पल्स देखे। 2016 की यूएन रिपोर्ट कहती है किरिबाती के आधे हाउसहोल्ड्स सी लेवल राइज से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं। लोग अपना घर, अपनी जमीन खो रहे हैं। इमेजिन करना भी मुश्किल है। हाँ, टुवालू गवर्नमेंट माइग्रेशन विद डिग्निटी जैसे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लोर कर रही है। मार्शल आइलैंड्स का यूएस के साथ क्लाइमेट माइग्रेशन के लिए एक कंपैक्ट एग्रीमेंट है। वानावातु की 94% पॉपुलेशन क्लाइमेट डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल है। फीजी ने 6 विलेजेस रिलोकेट कर दिए हैं और 676 और आइडेंटिफाई किए हैं जिनको पोटेंशियली मूव करना पड़ेगा। 676 विलेजेस। हाँ, फिर है इकोनॉमिक डेवेस्टेशन। सिड्स की इकोनॉमीज ऑफन टूरिज्म, फिशरीज, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट होती हैं, जो सब क्लाइमेट चेंज से हाईली वल्नरेबल हैं। एग्जांपल्स? साइक्लोन केनेथ 2019 ने मोज़ाम्बिक में $188 मिलियन का डैमेज किया, जो उनकी जीडीपी का 16% था। हरिकेन मरिया 2017 के बाद पुएर्टो रिको में 11 महीने ब्लैकआउट रहा। टोंगा में वॉल्केनिक इरप्शन और सुनामी से $90 मिलियन का नुकसान हुआ, 18% ऑफ जीडीपी। बार्बाडोस में हरिकेन सीजन का एवरेज कॉस्ट 4% जीडीपी होता है। सेचेल्स का टूरिज्म सेक्टर, जो 65% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, कोरल ब्लीचिंग से थ्रेटेंड है। तो इकोनॉमिक हिट्स मैसिव है। ये तो डिजास्टर है हर लेवल पर। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कर रही है इसके लिए? और एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, अगर लैंड ही ना रहे तो उनकी सॉवरेनिटी का क्या होगा? उनके देश का क्या होगा? इंटरनेशनल रिस्पॉन्स और अडेप्टेशन एफर्ट्स चल रहे हैं, पर वो स्केल ऑफ द प्रॉब्लम के कंपैरिजन में काफ़ी नहीं है। फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF, जिसमें सिड्स के लिए फंडिंग है, अडेप्टेशन फंड है, और रीसेंट COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड एस्टैब्लिश हुआ है, जो एक बड़ी जीत थी सिड्स के लिए। लॉस एंड डैमेज फंड, राइट? हाँ, एडवोकेसी लेवल पर AOSIS, अलायंस ऑफ स्मॉल आइलैंड स्टेट्स, 1.5 डिग्री सी वार्मिंग लिमिट के लिए स्ट्रांगली एडवोकेट कर रही है। पैसिफिक आइलैंड फोरम रीजनल कोऑपरेशन पर फोकस कर रहा है। लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स इशू है सॉवरेनिटी, माइग्रेशन एंड लॉ का। हाँ, इस पर थोड़ा और बताइए। अगर टुवालू, किरिबाती, मार्शल आइलैंड्स जैसे एटॉल नेशंस की टेरिटरी अनइनहैबिटेबल हो जाती है, तो उनकी स्टेटहुड का क्या होगा अंडर इंटरनेशनल लॉ? क्या वो देश रहेंगे बिना फिजिकल टेरिटरी के?
उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ राइट्स का क्या होगा अगर उनकी कोस्टल बेसलाइन सबमर्ज हो जाती हैं? ये अनप्रेसिडेंटेड लीगल क्वेश्चंस हैं। इसके लिए क्या पॉलिसी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं? कुछ अप्रोचेज हैं, जैसे किरीबाती का माइग्रेशन विद डिग्निटी, बायलैटरल मोबिलिटी पाथवेज जैसे ऑस्ट्रेलिया और तुवालू के बीच फाले-पीली अरेंजमेंट हुआ है। कुछ पैसिफिक नेशंस प्रपोज कर रहे हैं कि उनकी मैरिटाइम बेसलाइंस को परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए, इरिस्पेक्टिव ऑफ फ्यूचर सी लेवल राइज। और तुवालू का एक यूनिक डिजिटल नेशन इनिशिएटिव है, जिसमें वो अपनी गवर्नमेंट, कल्चर, रिकॉर्ड्स को डिजिटली प्रिजर्व कर रहे हैं एज अ बैकअप। डिजिटल नेशन, वाओ। हाँ, this raises important questions about global responsibility, climate justice, equity. रिस्पॉन्स में ग्लोबल मिटिगेशन एफर्ट्स को ड्रास्टिकली स्केल अप करना होगा, एडेप्टेशन फाइनेंस बढ़ाना होगा, लीगल इनोवेशन करनी होगी और पीपल सेंटर्ड रिलोकेशन पाथवेज डेवलप करने होंगे। इट्स अ ह्यूज चैलेंज फॉर ह्यूमैनिटी। उष्णकटिबंधीय देशों में खाद्य सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन के परिणामों पर चर्चा करें। GS1 2023। क्लाइमेट चेंज का एक और क्रूशियल इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पर, खासकर ट्रॉपिकल कंट्रीज में। IPCC रिपोर्ट्स भी इस पर कॉन्स्टेंटली वार्न कर रही हैं। कैसे अफेक्ट हो रही है फूड सिक्योरिटी इन रीजन्स में? ये तो सीधा रोटी का सवाल है। बिल्कुल, ये सीधा ह्यूमन सर्वाइवल से जुड़ा इशू है। क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट फूड सिक्योरिटी पर मल्टीफैसेटेड है। सबसे पहले इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉप यील्ड्स डायरेक्टली इफेक्ट होती हैं। खासकर स्टेपल क्रॉप्स जैसे राइस, शुगरकेन, मेज जो ट्रॉपिकल रीजन्स में वाइडली ग्रोन है, उनकी प्रोडक्टिविटी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हीट स्ट्रेस के कारण। हाँ, हीट स्ट्रेस, वाटर स्ट्रेस दोनों के कारण। सॉइल मॉइस्चर भी एक इशू है। सोर्स बताता है कि लगभग 47.7% लैंड पर एक्सेस मॉइस्चर है, जिससे फ्लड रिस्क बढ़ता है और क्रॉप डैमेज होता है। सब सहारन अफ्रीका में इरेटिक रेनफॉल और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंसिस्टेंटली हिट कर रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज पर भी असर पड़ रहा होगा। डेफिनेटली, इफेक्ट्स ऑन वाटर रिसोर्सेज बहुत सिग्निफिकेंट हैं। सी लेवल राइज से, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में कोस्टल एरियाज में सॉल्ट वाटर इंट्रूजन हो रहा है। ये फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी को कम करता है एग्रीकल्चर के लिए। खारा पानी खेती के लिए यूजलेस है। एग्जैक्टली। लो लाइंग डेल्टा रीजन्स जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, वियतनाम, थाईलैंड में कोस्टल इरोशन से वैल्यूएबल एग्रीकल्चरल लैंड का लॉस हो रहा है। प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स चेंज होने से ट्रेडिशनल इरिगेशन सिस्टम्स पर भी स्ट्रेस आ रहा है। कहीं पानी की कमी, कहीं सडन फ्लड्स। तो पानी की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी दोनों अफेक्ट हो रही हैं। हाँ, फिर है डैमेज टू फूड सिस्टम्स बाय एक्सट्रीम इवेंट्स। ट्रॉपिकल कंट्रीज हिस्टोरिकली भी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स फेस करते आए हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज से उनकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ रही है। मोर इंटेंस साइक्लोन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स आ रहे हैं। राइट, ये इवेंट्स ना सिर्फ क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, बल्कि फिशरीज को डैमेज करते हैं, स्टोरेज फैसिलिटीज, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डिस्ट्रॉय करते हैं। इससे पूरी फूड सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। एग्जाम्पल के लिए साइक्लोन अम्फान 2020 ने ईस्टर्न इंडिया और बांग्लादेश में एग्रीकल्चर और फिशरीज को एक्सटेंसिवली डैमेज किया था। सप्लाई चेन डिसरप्शन से अवेलेबिलिटी और प्राइसेस दोनों पर असर पड़ता है। बिल्कुल। और क्या लाइव स्टॉक और फिशरीज भी सेफ नहीं है इससे? गुड क्वेश्चन। नहीं, वो भी अफेक्टेड हैं। इम्पैक्ट ऑन लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज भी कंसिडर करना जरूरी है। लाइफ स्टॉक पर डायरेक्ट हीट स्ट्रेस पड़ता है, जिससे उनकी मिल्क प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैपेसिटी कम होती है। अच्छा, पास्चर क्वालिटी और अवेलेबिलिटी भी कम हो रही है ड्यू टू चेंजिंग वेदर पैटर्न्स। इससे उनके लिए फीड यानी चारे की कमी हो जाती है। कोस्टल फिशरीज और एक्वाकल्चर भी चेंजिंग ओशन टेम्परेचर्स, एसिडिफिकेशन और एक्सट्रीम इवेंट से चैलेंज फेस कर रहे हैं। फिश स्टॉक्स शिफ्ट हो रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। तो मीट, मिल्क, फिश सब पर इम्पैक्ट है। हाँ, एक और फैक्टर है इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीज इंसिडेंसेस। वार्मर टेम्परेचर्स और शिफ्टिंग वेदर पैटर्न्स पेस्ट्स और डिजीजेस के स्प्रेड को फेवर करते हैं। जैसे साउथ एशिया में हमने लोकस स्वॉर्म्स के बड़े आउटब्रेक्स देखे, या क्रॉप्स में न्यू फंगल डिजीजेस आ रही हैं। ये फूड अवेलेबिलिटी को फर्दर थ्रेटन करते हैं। ये तो मल्टीपल फ्रंट्स पर अटैक है फूड सिक्योरिटी पर। इसकी सोशो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? सोशियो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी सिवियर हैं। फार्मर्स को क्रॉप फेलियर से इनकम लॉस होता है, इंडेटेडनेस बढ़ती है, अनस्टेबल प्रोडक्शन से फूड प्राइसेस फ्लक्चुएट करते हैं, जिससे फूड एक्सेसिबिलिटी इफेक्ट होती है, स्पेशली फॉर पुअर हाउसहोल्ड्स। और क्लाइमेट इंड्यूस्ड माइग्रेशन भी हो रही है, जहां लोग फूड और वाटर स्कैसिटी के कारण अपनी जगह छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स भी क्रिएट कर सकता है। तो इससे निपटने के लिए क्या करना होगा? व्हाट्स क्रूशियल हियर इज एक इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी होंगी, जो रेजिलियंट भी हों और सस्टेनेबल भी। बेटर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स चाहिए फॉर एक्सट्रीम इवेंट्स। वाटर मैनेजमेंट इंप्रूव करना होगा। इंटरनेशनल कॉपरेशन जरूरी है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और फाइनेंस के लिए। और इंडिया के नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC जैसे एडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा एट द ग्राउंड लेवल। इट्स अ कॉम्प्लेक्स चैलेंज रिक्वायरिंग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया की कोई जलवायु सीमाएं नहीं होती हैं। उदाहरण सहित पुष्टि करें। GS1 2020। आज का आखिरी टॉपिक, डेजर्टिफिकेशन, यानी जमीन का बंजर होना, डेजर्ट जैसा बन जाना। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ ड्राई एरिड एरियाज की प्रॉब्लम है, लेकिन सोर्स मटेरियल कहता है कि इस प्रोसेस की कोई क्लाइमेट बाउंड्रीज नहीं है। इंटरेस्टिंग। इसका क्या मतलब है? इसे कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हाँ, ये कॉमन मिसकंसेप्शन है कि डेजर्टिफिकेशन सिर्फ डेजर्ट्स या उनके आसपास के इलाकों में होता है।
टेक्निकली डेजर्टिफिकेशन की डेफिनेशन यूएनसीसीडी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के हिसाब से एरिड, सेमी एरिड और ड्राई सब ह्यूमिड एरियाज में लैंड डिग्रेडेशन है। ओके, डेफिनेशन में ये जोन्स मेंशन्ड हैं? हाँ, लेकिन जो अंडरलाइंग प्रोसेस है लैंड डिग्रेडेशन का, जो डेजर्टिफिकेशन की तरफ ले जाता है, वो इन जोन्स तक लिमिटेड नहीं है। इसके एविडेंस अक्रॉस क्लाइमेट जोन्स मिलते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, एरिड, सेमी एरिड जोन्स में क्लासिक एग्जांपल्स हैं। चाइना में गोबी डेजर्ट एक्सपैंड हो रहा है, इंडिया में थार डेजर्ट राजस्थान और गुजरात के नेबरिंग एग्रीकल्चरल लैंड्स में इंक्रोच कर रहा है। अफ्रीका का साहिल रीजन क्रॉनिक डेजर्टिफिकेशन से जूझ रहा है। ये तो एक्सपेक्टेड है डेफिनेशन के हिसाब से। राइट, ये क्लासिक केसेस हैं। लेकिन आप सब ह्यूमिड एरियाज देखिए। ब्राजील का सेराडो रीजन, जो एक तरह का ट्रॉपिकल सवाना है, वहाँ लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन और इंटेंसिव एग्रीकल्चर के कारण सिवियर लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जो डेजर्टिफिकेशन जैसा ही है इन इफेक्ट। ब्राजील में जो ह्यूमिड रीजन है वहाँ पे? हाँ, इंडिया का अपना एग्रीकल्चरल बेल्ट जो काफी हद तक सब ह्यूमिड या ह्यूमिड है, वहाँ भी सॉइल डिग्रेडेशन एक मेजर इशू है। ओवर इरिगेशन से सैलिनाइजेशन, ओवर यूज ऑफ केमिकल से सॉइल हेल्थ डिक्लाइन, ये सब लैंड डिग्रेडेशन के फॉर्म्स हैं। इसरो की 2021 रिपोर्ट कहती है कि इंडिया का 96.40 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया लैंड डिग्रेडेशन से अफेक्टेड है। ये सिर्फ एरिड जोन्स में नहीं है। 96 मिलियन हेक्टेयर्स? हाँ, मेडिटेरेनियन रीजन्स जो विंटर रेनफॉल रिसीव करते हैं, वहाँ भी ओवरग्रेजिंग और पुअर लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से डेजर्टिफिकेशन एक सीरियस प्रॉब्लम बन गया है, इवन इन रिलेटिवली वेटर पार्ट्स। इसका मतलब है कि ह्यूमन एक्टिविटीज का रोल क्लाइमेट से भी बड़ा है इसमें। वो किसी भी क्लाइमेट जोन में डिग्रेडेशन कॉज कर सकती हैं। एग्जैक्टली, यही की पॉइंट है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स यानी ह्यूमन एक्टिविटीज क्रूशियल है और ये क्लाइमेट बाउंड्रीज ट्रांसेंड करते हैं। कुछ मेजर फैक्टर्स हैं, जैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, पोस्ट ग्रीन रेवोल्यूशन, इंटेंसिव फार्मिंग मेथड्स ने ग्लोबली सॉइल को डिग्रेड किया है। केमिकल फर्टिलाइजर्स का ओवरयूज सॉइल स्ट्रक्चर को डैमेज करता है। अनसस्टेनेबल इरिगेशन प्रैक्टिसेस जैसे फ्लड इरिगेशन इन वाटर स्कार्स एरियाज से सैलिनाइजेशन होता है, जमीन में सॉल्ट बिल्डअप हो जाता है। ये पंजाब जैसे स्टेट्स में भी प्रॉब्लम है। ओके, इंटेंसिव एग्रीकल्चर ड्राई और ह्यूमिड दोनों रीजन्स में प्रॉब्लम है। डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन बढ़ता है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम होती है। ये किसी भी क्लाइमेट जोन में हो सकता है। वेजिटेशन डिग्रेडेशन अब लैंड डिग्रेडेशन का सेकंड लार्जेस्ट ड्राइवर बन गया है ग्लोबली। तो मिसमैनेजमेंट कहीं भी हो प्रॉब्लम हो सकती है। करेक्ट। इससे लड़ने के लिए ग्लोबल रिस्पॉन्स मैकेनिज्म्स भी हैं। पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे चाइना का एम्बिशियस ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो गोबी डेजर्ट को रोकने के लिए ट्री बेल्ट्स बना रहा है। इंडिया का नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया है, जो एफोरेस्टेशन और इकोसिस्टम रेस्टोरेशन पर फोकस करता है। यूएस का कंजर्वेशन रिजर्व प्रोग्राम है, जो फार्मर्स को एनवायरमेंटली सेंसिटिव लैंड पर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करने के लिए इंसेंटिवाइज करता है। और ग्लोबली यूएनसीसीडी है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये एक लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो लैंड डिग्रेडेशन को एड्रेस करता है और सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रमोट करता है। तो इस सबका टेकअवे क्या है? सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? यही कि लैंड डिग्रेडेशन और पोटेंशियली डिजर्टिफिकेशन किसी भी क्लाइमेट जोन में हो सकता है अगर लैंड को सस्टेनेबली मैनेज ना किया जाए। फोकस सिर्फ ट्रेडिशनली ड्राई एरियाज पर नहीं होना चाहिए। सस्टेनेबल लैंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हर जगह जरूरी हैं, फ्रॉम एरिड रीजन्स टू ह्यूमिड ट्रॉपिक्स। ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफन आउटवेज द क्लाइमेटिक प्रीडिस्पोजिशन। आउटरो। तो ये थी हमारी आज की गहरी चर्चा एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज और ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पर। हमने देखा इंडिया की वेजिटेशन डाइवर्सिटी और उसके फैक्टर्स, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का स्टेटस और उनका क्लाइमेट चेंज से कनेक्शन। हाँ, फिर हमने कॉरल्स और मैंग्रोव्स पर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट देखा। आइलैंड नेशंस के सामने जो एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस हैं उन पर बात की। ट्रॉपिकल कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी इश्यूज को समझा। और आखिर में ये भी जाना कि डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस की एक्चुअली कोई फिक्स्ड क्लाइमेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। काफी कुछ कवर किया हमने। बिल्कुल, और सबसे स्ट्राइकिंग बात है इंटरकनेक्टेडनेस। ये सारे इश्यूज अलग अलग नहीं है। क्लाइमेट चेंज इन सबको लिंक करता है। फॉरेस्ट अफेक्ट होते हैं, ओशंस अफेक्ट होते हैं, लैंड डिग्रेड होती है, लोग डिस्प्लेस होते हैं, सब जुड़ा हुआ है। हाँ, ये इंटरकनेक्टेडनेस समझना बहुत जरूरी है। क्लाइमेट चेंज कोई एक आइसोलेटेड एनवायरमेंटल इशू नहीं है। ये पहाड़ों से लेकर समुद्र तक, नेशनल इकोनॉमी से लेकर इंडिविजुअल लाइव्स तक हर चीज को अफेक्ट करता है। एक सिस्टेमिक चैलेंज है। ये जानकर कि सब कुछ कितना इंटरकनेक्टेड है। फॉरेस्ट CO2 अब्जॉर्ब करते हैं, ओशंस एसिडिफाई हो रहे हैं, आइलैंड्स लैंड खो रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस कहीं भी लैंड डिग्रेड कर सकती हैं। आपकी अपनी डेली लाइफ में इन बड़े इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस से जुड़ा हुआ एक छोटा अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन क्या हो सकता है जिसे आप और एक्सप्लोर करना चाहेंगे? मे बी आपके फूड चॉइसेस, आपके ट्रैवल पैटर्न्स या कुछ और। थोड़ा सोचने वाली बात है। इंटरेस्टिंग थॉट, अपने पर्सनल कनेक्शन को ट्रेस करना। इस एक्सप्लोरेशन के लिए आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली बार एक नए डीप डाइव के साथ।